नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं बेशर्म बहू का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। संजू की बात सुन करके रीतू ने झूठी ही पर इस्माइल की और कहा कि अभी कुछ देर पहले मैं इसी सच्चे प्यार की बात कर रही थी सुनैना से, जो मेरी किस्मत में नहीं बल्कि सुनैना की किस्मत में है। फिर संजू ने उदास चेहरे से कहा कि उसे तो शायद प्यार ही नसीब नहीं है। फिर क्या सच्चा और क्या झूठा। रीतू ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ संजू, तुम अपना ध्यान रखना। संजू ने कहा ठीक है रीतू, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। रीतू ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। संजू ने कहा कि जरूर कहो, क्या बात है। रीतू ने कहा कि तुमने मुझे जब पहली बार देखा था और तब तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता था, तभी से तुमने मुझे कभी भी रीतू नहीं कहा, हमेशा मेरी गुलाबो ही कहा। फिर आज क्यों तुम मुझे मेरी गुलाबो कह करके नहीं बुला रहे हो? मेरी ना सही पर गुलाबो तो तुम कह ही सकते हो। तभी संजू ने कहा कि अनजाने में ही सही पर रीतू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरी गुलाबो तो मैंने तब से तुम्हें कहा था जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई थी और वो एकदम से ही तुम्हें देख करके मेरे मुंह से निकल गया था। पर अब जो कि तुम और मैं, हम दोनों ही ये सच जान चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरे दिल में अब कोई और है, तो अब मैं और तुम्हारी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, इसलिए मैं अब तुम्हें रीतू ही कहना चाहता हूँ। संजू से यूं आखिरी अल्फाज अपने लिए सुन करके रीतू एक प्यारी सी इस्माइल के साथ संजू को अलविदा कह करके उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इधर सुनैना अभी भी संजू के रूम में संजू का इंतजार कर रही थी। बढ़ते वक्त के साथ सुनैना की बेचैनी और डर दोनों ही बढ़ता जा रहा था। सुनैना चाहती तो थी कि संजू और रीतू आपस में एक हो जाएं और उनका रिश्ता टूटने से बच जाए, पर फिर भी सुनैना को संजू को खोने का एक अजीब ही डर था। वो ना चाहते हुए भी इस ख्याल को अपने जहन में आने से नहीं रोक पा रही थी कि संजू भी तो रीतू से प्यार करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो रीतू के आंसू को देख करके पिघल जाए और उसके साथ वापस लौट जाए। सुनैना ने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका अपने देवर के लिए ऐसा सोचना भी पाप है, पर वो भी संजू की तरह खुद नहीं जानती थी कि सही गलत का ज्ञान होते हुए भी वो पानी की धारा के साथ संजू के ख्यालों में क्यों बही जा रही थी। इधर संजू रीतू से बात करने के बाद और उसके चले जाने के बाद देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि रीतू ने चाहे जो कुछ भी किया हो, पर वो जाते जाते कम से कम मुझे एक रास्ता तो दिखा गई। अब मैं अपनी नैना से और कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, बस अब जल्दी ही जा करके उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, भले ही अब परिणाम कुछ भी हो। और फिर संजू भाग करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इधर संजू के वापस रीतू के साथ लौट जाने के ख्याल से सुनैना बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो भी बड़ी बेसब्री से संजू का इंतजार कर रहे थे। रीतू और संजू को आपस में बात करते ज्यादा वक्त हो रहा था और इधर जितना ज्यादा वक्त बीत रहा था, सुनैना की चिंता और बेचैनी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। सुनैना परेशान होकर के संजू के कमरे में इधर से उधर टहल रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई और जैसे ही सुनैना ने दरवाजा खोला तो संजू उसकी आंखों के सामने था। संजू को अपनी आंखों के सामने देख करके सुनैना को इतना सुकून मिला कि इस सुकून को वो संजू से छिपा नहीं पाई और संजू ने भी अब सुनैना की बेकरारी को समझ लिया था। सुनैना जैसे भाग करके दरवाजा खोलने गई थी तो
वो संजू को अपने सामने देख करके खुशी से उसे अपने गले से लगा लेना चाहती थी, पर वो अपनी खुशी में भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बढ़े हुए कदम को पीछे ही खींच लिया। संजू तुरंत ही अंदर आया और उसने अंदर से ही दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो सुनैना से पूछने लगा कि नैना, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुमको तो अब तक अपने रूम में चले जाना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रितु ने जो भी किया है उसके बाद भले ही ये परिवार तुम्हें सामने से कुछ ना कहे, पर अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें यहाँ इस वक्त मेरे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सुनैना ने कहा कि मुझे पता है संजू, पर मैं क्या करूं, मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी कि। और फिर एकदम से सुनैना चुप हो गई। संजू समझ गया कि सुनैना क्या जानने के लिए रात के इस वक्त तक उसके कमरे में रुकी हुई थी। फिर संजू सुनैना के थोड़ा करीब गया और उसने सुनैना से बहुत ही प्यार से पूछा कि तुम क्या जानना चाहती थी मेरे बारे में। और फिर तभी सुनैना को एक अजीब सी बेचैनी सी हुई और वो संजू से पलट करके कुछ कदम दूर जा करके खड़ी हो गई। और इसी बेचैनी के चलते वो कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वो बस इतना ही कह पा रही थी कि मैं, ओ रितु, तुम। और फिर तभी संजू अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाया और फिर उसने भाग करके पीछे से सुनैना को गले से लगा लिया। संजू ने जैसे ही सुनैना को पीछे से अपनी बाहों में भरा तो सुनैना संजू के इस बर्ताव से एकदम हैरान हो गई और उसने एक झटके से ही संजू को धक्का दे करके खुद से दूर कर दिया। और फिर सुनैना जैसे ही संजू की तरफ पलटी, उसने बिना कुछ सोचे समझे संजू को एक थप्पड़ जोर से मार दिया, जिससे सुनैना की चूड़ियां उसके हाथ से टूटने से उसके हाथ में भी चोट आ गई और संजू के चेहरे पर भी चूड़ियों की वजह से खून आ गया। संजू सुनैना को ऐसे देख करके एकदम से दंग रह गया और उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया कि सुनैना की आंखों में भी मैंने वही कशिश और तड़प देखी है जो मेरे दिल में उसके लिए है। फिर मेरे ऐसे छूने से सुनैना इतना भड़क क्यों गई? पर सुनैना का गुस्सा सातवें आसमान पे था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपने गुस्से में ये भी नहीं देखा कि उसकी वजह से संजू के चेहरे से खून आ रहा है। वो तो बस संजू की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हो। सुनैना ने संजू के इस बर्ताव के बदले उसे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि खुद सुनैना के दिल में भी संजू के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी भावनाएं थी। सुनैना ने गुस्से में संजू से कहा कि तुमने अभी क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की, वो भी बिना मेरी मर्जी के? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने इतनी इज्जत बना करके मेरे दिल में, मेरी आंखों में गिर गए? क्यों तुमने जो खुद में और मेरे पति के बीच में एक फर्क बनाया था वो मुझे ऐसे छू करके खत्म कर दिया? और फिर सुनैना पास रखी कुर्सी पर बैठ करके रोने लगी। तभी संजू उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके सुनैना से माफी मांगने लगा। और फिर उसने कहा कि मुझे माफ करना नैना, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपनी सीमा लांघ दी मैंने। पर मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में तुम्हारे जिस्म या फिर तुम्हारी खूबसूरती को लेकर के कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो भी है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह पवित्र है। सुनैना ने रोते हुए संजू से पूछा कि क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? तब संजू ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा कि मुझे खुद नहीं पता सुनैना, ऐसा कब और कैसे हुआ, पर मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मेरा दिल भी दर्द से भर जाता है और जब तुम्हें हंसता हुआ देखता हूँ तो मेरा भी रोम रोम आनंद से भर जाता है और मुझे लगा कि शायद तुम भी। और फिर संजू चुप हो गया। इतना बोलते बोलते उसे लगा कि कहीं सुनैना गुस्सा हो करके दूसरा थप्पड़ भी ना मार दे, पर सुनैना भी तो एक औरत थी और हर औरत की तरह उसे भी पूरी बात जानना चाहिए। और उसने भी संजू से कहा कि तुम्हें क्या लगा मुझे लेकर के? संजू पहले तो बहुत आनाकानी करने लगा, पर जब सुनैना ने अपनी कसम दी तो संजू ने मजबूर हो करके कहा कि मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे, पर मैं गलत था और अपनी इस गिरी हुई सोच साथ ही इस हरकत के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ।
हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी नैना। सुनैना ने गुस्से से संजू से कहा कि खबरदार संजू, जो तुमने अपनी जुबान से मुझे नैना कहा तो, और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ, साथ ही इस घर की बड़ी बहू भी, और इस घर की आने वाली छोटी बहू मुझसे ही सारे रीत रिवाज यहाँ तक कि मान मर्यादा सीखेगी। तो मैं क्या उस छोटी बहू को अपनी ही तरह बेशर्म बहू बना दूं? क्या सिखाऊंगी मैं उसे, जब खुद मुझे ही लोग मान मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे? और मेरी बच्ची, उसका क्या? उसके सामने मैं कैसे आऊंगी कि मैंने उसके चाचा के साथ ही? छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और संजू, अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम मेरी मान मर्यादा में कभी कोई सवाल नहीं उठने देते। और तुमने जो अभी अभी किया मेरे साथ, उसके बाद तो मैं खुद को ही शीशे में नहीं देख पाऊंगी। और मेरा पति, मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मेरे और मेरे पति के बीच चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर मेरे पति ने कभी भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखा, और मैं उसके ही सगे छोटे भाई के साथ। नहीं संजू नहीं, मैं अब वो सुनैना नहीं रही जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब और अपनी खुशियों के लिए जी सकूं। मैं अब किसी की पत्नी, किसी की माँ और किसी के घर की इज्जत हूँ। मुझे मेरे संस्कार और मेरा समाज ये बिल्कुल भी हक नहीं देता कि मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके अपनी जिंदगी जीऊं। और अगर मैंने ऐसा किया तो ये समाज ना तो मुझे, ना मेरी बच्ची को, ना मेरे माँ बाप को सुकून से जीने देगा, और ना ही सुकून से मरने देगा। अरे मेरे माँ बाप की अर्थी के लिए कोई अपना कंधा तक नहीं देगा। कह करके सुनैना फिर जोर जोर से रोने लगी। सुनैना की बात को सुन करके अब संजू की भी आंखों में आंसू आ गए और उसकी लड़ियां लगातार बहने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी उसने सुनैना के साथ किया, वो उसके बाद सुनैना को क्या समझाए। अनजाने में ही सही, पर संजू से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे वो भी अब नहीं समझ पा रहा था कि कैसे इस गलती को सुधारा जाए। पर वो कहते हैं ना कि मुंह से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता। ठीक वैसे ही संजू ने जो भी सुनैना के साथ किया था, उसे अब बदला या सुधारा नहीं जा सकता था। संजू सुनैना से कुछ कहता कि सुनैना ने जो संजू से कहा, उसकी कल्पना तो संजू ने कभी भी नहीं की थी। सुनैना अपने दुख में इतनी बह चुकी थी कि वो क्या कहती जा रही है संजू से, उसे खुद ही ख्याल नहीं था। सुनैना ने कहा कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे, कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, या फिर ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी पलट करके तुम्हें अपने सीने से लगा लूं? क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है या नहीं है? क्या मैं भी तुम्हें अपना मानने लगी हूँ या नहीं? तो सच सुनो संजू, हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगी हूँ तुम्हें। मुझे भी ये डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ करके अपनी गुलाबों के साथ वापस ना चले जाओ। अच्छा लगता था मुझे जब भी तुम मुझे मेरी नैना कह करके पुकारते हो। चेहरे पर हंसी आती है मुझे जब तुम मेरी खुशी के लिए किसी से भी लड़ जाते हो। सुकून मिलता है मुझे जब तुम मेरे आसपास होते हो। पर और फिर सुनैना एकदम से बोलते बोलते चुप हो गई, और तभी संजू बेचैन हो करके बोला कि पर क्या सुनैना? सुनैना ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह हर रिश्ते से आजाद नहीं हूँ संजू। मेरे हर रिश्ते की एक सीमा है, चाहे वो पत्नी हो या माँ हो या फिर एक बहू के रूप में हो। मैंने अगर किसी एक भी सीमा की मर्यादा को पार किया तो मेरी दो मर्यादाओं का मजाक बन जाएगा। मैं किसी की पत्नी हो करके शायद एक बार तुम्हें अपना भी सकती हूँ, पर एक लड़की की माँ हो करके, एक बच्ची की, एक घर की बड़ी बहू हो करके मैं कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघ सकती। मेरे मन में भले ही तुम्हें ले करके कुछ भी हो, पर मेरी हर सांस में, मेरे जिस्म में, यहाँ तक कि मेरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही हक है, और मेरे लिए मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। इसलिए मेरे दिल में क्या है, कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी तक मैं संतोष की पत्नी हूँ, और उनके नाम का जब तक सिंदूर मेरी मांग में है और मेरे गले में मंगलसूत्र है, तब तक मैं किसी भी पराये मर्द के लिए अपनी नजरें मैली नहीं करूंगी, और ना ही मैं अपनी सीमा को लांघूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए चिंता, अपनापन, सम्मान और हमदर्दी है, पर इससे ज्यादा
मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर इतना कह करके सुनैना कुर्सी से उठ करके जाने लगी कि तभी संजू ने सामने जा करके उसका रास्ता रोक लिया और एक बार फिर उसने अपने किए हुए की माफी मांगी और सुनैना से कहा कि जो उसने आज किया है वो कभी भी दोबारा नहीं करेगा, पर सुनैना सिर्फ एक बार उसे माफ कर दे और जैसा रिश्ता उन दोनों का पहले था वो आगे चल करके भी वैसा ही रहेगा। और सुनैना ने संजू के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और संजू के कमरे से अपने रूम की तरफ चली गई। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंची तो सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, जो बड़ी मासूमियत से इस दुनिया की उलझनों से अनजान सुकून की नींद सो रही थी। और फिर सुनैना की नज़र अपने पति संतोष पर पड़ी, जो संजू और सुनैना के बीच जो कुछ भी हुआ था उससे बेखबर खर्राटे मार करके सो रहा था। संतोष को देख करके सुनैना के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या वो सही कर रही है अपने पति को लेकर के, क्योंकि उसके पति को तो कोई चिंता ही नहीं है कि रात के 12 बजे उसकी पत्नी बिस्तर में नहीं है तो कहाँ है। उसे तो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से भी कोई लगाव नहीं है। क्या एक मर्यादा के चलते वो अपनी गलती तो नहीं कर रही है? क्या एक मर्यादा के चलते वो कोई गलती तो नहीं कर रही है संजू जैसे लड़के को छोड़ करके? पर उसी पल सुनैना के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि चाहे मेरा पति भले ही मुझसे कोई मतलब ना रखता हो, पर रितु ने जो कुछ भी किया है उसके बाद संतोष ने मुझसे एक सवाल आ करके नहीं किया और ना ही मेरे साथ कोई गलत बर्ताव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरी पवित्रता पर यकीन है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो संतोष या संजू के लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची सनाया के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बेशर्म बहू होने से ज़्यादा बेशर्म माँ होने से फर्क पड़ता है। फिर सुनैना जा करके बिस्तर के दूसरे कोने में लेट गई, पर उसकी आंखों में जो कुछ भी संजू के साथ हुआ था वो सुनैना भूल नहीं पा रही थी। और फिर एकदम से उठी और बाथरूम में जा करके उसने अपने ऊपर पानी डाल लिया और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई और लेट गई और तब जा करके उसका मन थोड़ा शांत हुआ और वो सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रोज की तरह अपने काम पर लग गई। सबसे पहले उठ करके नहाना धोना, पूजा करके सबके लिए नाश्ता बनाना और इसी बीच दादी और अपनी बच्ची का भी ध्यान रखना। हालांकि सुनैना के मदद के लिए उसकी सास और जेठानी किचन पर होते थे, पर एक काम करके सुनैना की सास को चक्कर आ जाता और वो बाहर बैठ करके सोफे में आराम करने लगती और उसकी जेठानी तो पहले से ही सुनैना को नापसंद करती थी और वो सुनैना से ओहदे में बड़ी भी तो थी, तो वो भी बहाने बना करके इधर उधर हो जाती थी और हमारी सुनैना रानी उसे सबके हिस्से का काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे तो बस चाह थी तो अपने पति के प्यार की। पर संजू के आने के बाद सुनैना ने अब अपने पति संतोष के बारे में भी सोचना कम कर दिया था, या फिर यूं कहूं कि छोड़ ही दिया था। सुबह उठ करके सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और इन्हीं सब के बीच संजू भी बैठा था। उसे नाश्ते से तो ज्यादा मतलब नहीं था, उसे तो बस सुनैना को जवाब जानना था कि आखिर सुनैना उसे एक और मौका देगी या नहीं। कहीं उसका और सुनैना का साथ यहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं सुनैना उसकी इस हरकत के लिए उससे नफरत ना करने लगे। संजू के सामने उसका नाश्ता रखा हुआ था, पर संजू की नजर नाश्ते से हट करके बस सुनैना को ही ढूंढ रही थी, जो कि रोज की तरह जब सब नाश्ते करते थे तो सुनैना बाहर ही खड़ी होती कि कब किसको क्या चाहिए, पर आज सुनैना किचन से बाहर ही नहीं आई। और जब थोड़ी देर बीत गई और तब भी सुनैना बाहर नहीं आई तो संजू ने मान लिया कि शायद अब सुनैना उससे वास्ता नहीं रखना चाहती और ना ही अब उसे माफ करेगी और ना ही उसे एक मौका देगी। और इस बात से दुखी संजू ने अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया और नाश्ते को बीच में ही छोड़ करके अपने रूम में चला गया। वहां भी संजू का मन नहीं लग रहा था तो वो बाहर गार्डन की तरफ जा करके बैठ गया और वहां की खूबसूरती को देखने लगा।
संजू के घर के गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल लगे हुए थे और जब भी संजू की नज़र किसी सुंदर फूल पर पड़ती तो उसे देख करके एकदम से संजू को सुनैना की याद आने लगती और वो फिर से दुखी हो जाता। संजू ने गुस्से में आकर के आंखें बंद कर ली और तभी उसे अचानक से अपने पीछे पायल के 3 बार छनकने की आवाज आई, जो संजू और सुनैना का कोड था। ये आवाज जैसे ही संजू ने सुनी तो उसने अपनी आंखें तुरंत खोली और पलट करके देखा तो सुनैना उसका नाश्ता लेकर के एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी हुई थी। ये देख करके संजू को यकीन ही नहीं हुआ कि सुनैना सच में उससे मिलने आई है। उसे तो अभी भी लग रहा था कि वो आंखें बंद करके सो गया और वो सुनैना को अपने सपने में ही देख रहा हो। पर तभी सुनैना उसके पास आई और उसके बगल में आ करके बैठ गई और संजू को जोर से चिकोटी काटी और संजू की एकदम से चीख निकल गई। ये देख करके सुनैना ने कहा कि ये सपना नहीं है, सच है। संजू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि ये सपना है या सच है। सुनैना ने कहा कि मुझे देख करके तुमने जो अपना इतना बड़ा मुंह खोल लिया था ना, उसे देख करके तो मेरी सनाया भी समझ जाती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी संजू और सुनैना दोनों ही इस बात पर एक साथ हंस पड़े। संजू सुनैना को यूं दोबारा से हंसता हुआ देख करके थोड़ा इमोशनल हो गया और वो एक बार फिर से सुनैना के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे कल रात के लिए माफी मांगने लगा। सुनैना ने संजू से कहा कि तुम ऐसा बार बार मत करो संजू, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने अपने किए की कल रात सजा भी पा ली है और माफी भी, और अब मेरे मन में तुमको लेकर के कोई गुस्सा कोई नफरत नहीं है। और वैसे भी तुमने जो मेरे लिए किया है वो मेरे पति ने भी कभी मेरे लिए नहीं किया है, जबकि उसने मेरे साथ 7 फेरे के साथ वचन लिए हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, मेरे दुख सुख में साथ रहने का वादा किया है, पर उसने कोई भी तो वचन और ना ही कोई फेरे का मान रखा है। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से न सिर्फ मैं बल्कि मेरी बच्ची सनाया की जिंदगी में भी एक बाप की कमी जो होती है वो तुमने चाचा हो करके पूरी कर दी है। तुमने जो कुछ भी कल रात मेरे साथ किया, पर तुम्हारे इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी एक तो क्या 100 गलतियां भी माफ कर सकती हूँ। इतना सुन करके संजू सुनैना के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि तुम सिर्फ ये गलती माफ कर दो, 100 गलती तक तो क्या मैं अपनी तरफ से दूसरी गलती का भी मौका नहीं दूंगा। सुनैना ने संजू को अपने पैरों से उठाया और कहा कि जिस इंसान ने मुझे हंसना सिखाया, मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरे, जिसकी वजह से मैंने जिंदगी को जीना सीखा, उसकी आंखों में मैं आंसू कैसे देख सकती हूँ। पर इस माफी के साथ संजू, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में चाहे कुछ भी हो मेरे लिए या फिर मेरे मन में भी, पर हम दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं को कभी भी नहीं लांघेंगे, क्योंकि मैं ऐसा करके अपनी बच्ची की नज़रों में कभी भी नहीं गिरना चाहती और ना ही उस इंसान को अपनी बच्ची की नज़रों में गिराना चाहती हूँ जिसने उसकी जिंदगी में एक बाप की कमी को पूरा किया हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब भी तुम्हें या मेरी तरफ देखे तो वो बहुत ही गर्व महसूस करे, ना कि शर्म से उसकी नज़रें हम दोनों के लिए झुक जाएं। और तुम्हें भी ये बात समझना होगा संजू कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे जैसे आज़ाद नहीं हूँ कि जब मन आया तो किसी से प्यार कर लिया और जब मन आया तो उसे घर से धक्का मार करके निकाल दिया। मैं एक ऐसे रिश्ते में हूँ जिससे शायद मैं मरने के बाद ही आज़ाद हो पाऊंगी। इसलिए तुम इस बात को ध्यान रखना कि हमसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे रितु की बात पर सबको यकीन होने लगे। तभी संजू ने भी सुनैना के सिर में हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ मेरी नैना, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी सीमा कभी नहीं पार करूँगा। चाहे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी हो, पर मेरी नीयत हमेशा ही तुम्हारे लिए साफ रहेगी। और संजू के मुंह से ये सब सुनते ही सुनैना के चेहरे की खोई हुई रौनकता लौट आई, जिसके बाद संजू और सुनैना फिर से पुराने की तरह बातें करके हंसने मुस्कुराने
लगे एक दूसरे के साथ। संजू और सुनैना का रिश्ता एक बार फिर से अच्छा होने लगा था और उनके बीच की गलतफहमियां भी अब दूर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो दोनों फिर से एक दूसरे के लिए खास होते जा रहे थे। पर क्या सच में ये सब कुछ इतना आसान था सुनैना के लिए? क्योंकि सुनैना और संजू के रिश्ते पर सुनैना की जेठानी की काली नजर पड़ चुकी थी, जो हर हाल में सुनैना को दुखी और बेइज्जत करना। सुनैना ने जब संजू को माफ कर दिया तो वो दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बिल्कुल पहले की तरह। और सुनैना को भी संजू का साथ मिलने से उसके अंदर धीरे धीरे बहुत बदलाव आए। जैसे वो आत्मविश्वास से भर चुकी थी, उसके अंदर संतोष को खोने का डर कहीं गायब हो चुका था। वो पहले से ज्यादा सुंदर और हिम्मती भी हो गई थी और अब वो अपने साथ किसी को भी गलत नहीं करने देती थी और सही समय पर वो अपने लिए आवाज भी उठाना सीख चुकी थी। सुनैना और संजू को एक साथ वक्त बिताते हुए अब 8 महीने बीत चुके थे और बीतते वक्त के साथ संजू और सुनैना की दोस्ती भी बहुत मजबूत हो गई थी। संजू आज भी सुनैना को उतना ही प्यार करता था और शायद सुनैना भी, पर सुनैना के चरित्र में कोई दाग ना लगे इसलिए संजू ने अपने प्यार को अपने दिल के किसी कोने में छिपा दिया था। अब सुनैना की बच्ची सनाया भी 11 महीने की होने जा रही थी और उसने भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। दादी की भी तबीयत में पहले से बहुत सुधार था। शायद सुनैना ने देखभाल की इतनी की थी दादी की कि दादी को जल्द ही ठीक तो होना ही था। सुनैना और संजू एक दूसरे के साथ ज्यादा ही वक्त बिताते और अब तो दोनों पूरे घर वालों के सामने भी एक दूसरे से बातचीत कर लेते। हालांकि ये बातचीत भी सनाया के जरिए होती, पर अब सुनैना को संजू से बात करने का कोई डर नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपनी सीमा में रह करके ही संजू के साथ दोस्ती या फिर प्यार निभाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि संतोष और सुनैना के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा दूरियां आ चुकी थी। संतोष सुनैना के साथ आज भी हम बिस्तर होना चाहता था, पर सुनैना ने ही अपने कदम संतोष से बहुत पीछे कर लिए थे। शायद इसका भी कारण कहीं ना कहीं संजू था, क्योंकि जब भी सुनैना संतोष की तरफ देखती तो उसे एकाएक संजू का ख्याल आ जाता और उसका मन उसे संतोष के साथ हम बिस्तर होने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि सुनैना के मन में भी यही ख्याल आता कि उसके मन में कहीं ना कहीं उसके पति के होने के बावजूद भी उसके मन में संजू है, उसका पति नहीं है। और ये हकीकत मेरे पति को तो नहीं पता, पर मुझे पता होने के बाद भी अगर मैं अपने पति के साथ संबंध बनाऊं तो ये मैं अपने पति को ही धोखा दूंगी। लेकिन मेरे दिल में मेरे पति के लिए अगर जगह नहीं है तो इसका कारण भी मेरा पति ही है, क्योंकि उसने कभी भी मुझे अपने नीचे से तक आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज मेरे दिल से ही नीचे उतर गया है। सबका जीवन शांति से कट रहा था। इस बीच अगर कोई बहुत दुखी था तो वो थी सुनैना की जेठानी। उसके पति को नौकरी से निकाल देने का इतना बड़ा सदमा लगा कि वो दोबारा से कोई जॉब नहीं कर पाया और उसका पति इसका जिम्मेदार अपनी पत्नी को मानता था, जो कहीं ना कहीं सच भी तो था। पर सुनैना की जेठानी इसका कारण खुद को नहीं बल्कि सुनैना को ही मानती थी और अब सुनैना संजू की वजह से बहुत बदल चुकी थी। वो अब अपने लिए एक शब्द नहीं सुनते थे और अब वो काम से ज्यादा अपनी बच्ची सनाया पर ध्यान देती थी, जिसकी वजह से अब सुनैना की जेठानी को भी बराबर से काम करना पड़ता था। सुनैना की जेठानी की भी जिंदगी अब सुनैना और संतोष के जैसे हो गई थी। सुनैना का जेठ अब अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था, बल्कि वो तो अब उसे देख करके जल भुन जाता था और सुनैना की जेठानी अपने पति के प्यार के लिए सुनैना की ही तरह तरसने लगी थी। वो कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त को बाजी पलटते देर नहीं लगती है। ये वक्त ही है जो ना जाने कब रंक को राजा और राजा को रंक बना दे। फिर भी अपने अभिमान में डूबा व्यक्ति दुनिया की इस सच्चाई को खुली आंखों से भी नहीं देख पाता। अब सुनैना की जेठानी ने सबसे पहले सुनैना की सास को अपना मोहरा बनाया और उनके कानों में एक पोते और इस घर के वारिस की बात उनके दिमाग में डालने लगी
क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस घर में सुनैना की सास ही वो कड़ी हैं जिसके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। और अगर एक बार सुनैना की सास उसके काबू में आ जाए तो फिर सुनैना से बदला लेने में सुनैना की जेठानी को कोई नहीं रोक सकता। पहले तो सुनैना की सास ने भी उसकी जेठानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बार बार यही कहा कि अभी तो उसको एक बेटी हुई है जो अभी साल भर की भी नहीं हुई है, ऐसे में दूसरा बच्चा करना ठीक नहीं होगा। पहले सनाया 2 साल की हो जाए फिर उसके बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे। पर सुनैना की जेठानी ने हार नहीं मानी और उसने अब ठान लिया था कि कुछ भी करके सुनैना की सास के दिमाग में सुनैना से दूसरी औलाद के लिए जिद करवानी है। और उसके लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन पहले ही जा करके अपनी सहेली से बात कर ली और सुनैना की सास की उम्र की एक औरत को पैसे दे करके वो सब कहने के लिए मनवा लिया जो वो सुनना चाहती थी। उसने उस भाड़े की औरत को सब पहले से ही बता दिया था कि वो किस वक्त अपनी सास को लेकर के मंदिर आएगी और उस भाड़े की औरत को क्या क्या नाटक करने को बोलना है। और फिर प्लान के मुताबिक सुनैना की जेठानी ने जिद करके सुनैना की सास को अपने साथ मंदिर ले गई जहां पर वो भाड़े की औरत पहले से ही मौजूद थी। और जब सुनैना की सास और जेठानी मंदिर में पहुंची तो सुनैना की जेठानी ने उस भाड़े की औरत को इशारा कर दिया, जिसके बाद वो खेल शुरू हो गया जो सुनैना की जेठानी खेलना चाहती थी। सुनैना की सास यानी निर्मला जी और जेठानी यानी कि रंभा दोनों मंदिर पहुंच चुकी थी और रंभा के अनुसार सारी प्लानिंग भी हो चुकी थी। अब देरी थी तो रंभा के एक इशारे की, जो मौका देख करके रंभा ने इस भाड़े की औरत को कर दिया और उसके बाद रंभा का खेल शुरू हुआ। पूजा करके जैसे ही निर्मला और रंभा मंदिर से वापस लौटने लगी तभी उस भाड़े की औरत निर्मला जी के पास आई और जानबूझ करके उनके ऊपर चक्कर खा करके गिरने का नाटक करने लगी, जिसे देख करके निर्मला जी आम इंसान की तरह उस भाड़े की औरत को सहारा देने लगी। और फिर रंभा की सहायता से उन्होंने उस औरत को मंदिर के एक कोने में बैठा दिया। रंभा जानती थी कि अगर इस भाड़े की औरत ने मेरे सामने वो सब कहा जो मैं इससे कहलवाना चाहती हूँ तो मेरी सास को इस पर और साथ में ही मुझ पर भी शक हो जाएगा, क्योंकि आज मंदिर आने की जिद मैंने अपनी सास से की थी। इसलिए अगर मैं यहाँ ना रहूं और तब भी ये भाड़े की औरत मेरी सास से वो सब बात करे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए रंभा ने तुरंत ही अपनी सास से कहा कि माँ जी आप यहाँ बैठो, मैं अभी इनके लिए पीने का पानी लाती हूँ। और फिर रंभा वहाँ से दूर जा करके खड़ी हो करके अपनी सास निर्मला जी और उस भाड़े की औरत की बातें सुनने लगी। निर्मला जी ने कहा कि बहन तुम यहाँ अकेली ही आई हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। तब उस भाड़े की औरत ने रंभा के प्लान को अंजाम देना शुरू किया और उसने रोते रोते कहा कि किसके साथ आती मैं, मुझ अभागन का तो इस दुनिया में भगवान के सिवा और कोई नहीं है। निर्मला जी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारे घर में कोई तो होगा, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे। तब उस भाड़े की औरत ने कहा कि पति तो 1 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए और बच्चे उनके बारे में क्या कहूँ। निर्मला जी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे खुल करके अपना दर्द कह सकती हो, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है और मेरे भी 3 बच्चे हैं और मैं एक औरत हूँ, तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तब उस औरत ने कहा कि औलाद तो मुझे एक ही थी बहन, मेरा बेटा बहुत ही मुझे मानता था और उसने शादी भी मेरे मन की बहू से की। पहले तो मेरी बहू बहुत संस्कारी और अच्छी थी, इसलिए मैं और मेरे पति ने उसे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका और शादी के 1 साल में ही वो माँ भी बन गई और हमारे घर में बेटी के रूप में एक लक्ष्मी जी आ गई। हम अपनी बहू के लड़की होने से बहुत खुश थे, पर मेरा इकलौता ही लड़का था और उसको भी लड़की हुई थी, इसलिए अपने कुल को बढ़ता देखने की मेरी बहुत चाह थी। मैं अपने बेटे का वंश बढ़ता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कई बार अपने पति से कहा कि हम बहू से एक पोते के लिए कहें, पर मेरे पति हर बार यही कह करके मेरी बात को टाल देते कि अभी ही तो बहू की बेटी हुई है और इतना जल्दी दूसरा बच्चा।
ये सब ठीक नहीं है। थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर एक पोता भी आ जाएगा इस घर में। मेरा मन तो नहीं था अपने पति की बात मानने का, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। पर काश अगर मैंने अपने पति की बात ना सुनी होती और उसी वक्त अपनी बहू से दूसरे बच्चे की बात कर ली होती तो। और फिर वो भाड़े की औरत जोर जोर से रोने लगी। अब घर के वंश की बात चल ही रही है तो निर्मला जी को भी उस भाड़े की औरत की बात में रुचि आ गई और उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि तो क्या बहन। उस भाड़े की औरत ने अपने मगरमच्छ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि मेरे पति के कहने पर मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और उसकी बेटी 3 साल की हो चुकी थी और फिर 1 साल पहले ही मेरे पति की अचानक ही मौत हो गई और उनकी अपने बेटे के वंश को देखने की इच्छा अधूरी रह गई। उनकी मौत के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं मैं भी इस ख्वाहिश में कहीं एक दिन मर ना जाऊं, इसलिए मुझे अब अपनी बहू से एक पोते के लिए बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई एक दिन का काम नहीं, इसमें 1 साल का वक्त लग जाता है और फिर दूसरा बच्चा लड़का ही हो ये तो जरूरी नहीं है। इसलिए जब मैंने अपनी बहू से दूसरे बच्चे की बात की तो मुझे पता चला कि मेरी बहू ने अपना ऑपरेशन करा लिया, जिससे अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती और इसी वजह से मैं रोज इन भगवान के पास अपनी फरियाद लेकर के आती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पति अपने बेटे के वंश को देखने की चाह में गुजर गए और मैं भी अब अपने बेटे के वंश को बढ़ता हुआ नहीं देख पाऊंगी, तो तुम ही बताओ बहन, मेरा जीना किस काम का है। उस भाड़े की औरत की बात सुन करके अब निर्मला जी का मन भी बहुत घबरा गया, क्योंकि उनके घर में भी एक बहू थी जिसने पहली औलाद बेटी जन्मी थी और अब दूसरे बच्चे की चाह उन्हें भी सुनैना से थी। निर्मला जी ने उस भाड़े की औरत से कहा कि यह फैसला आपकी बहू ने अपनी मर्जी से लिया या फिर इसमें आपके बेटे की भी इच्छा थी। तब उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को अगर ये पता होता तो उस करमजली को कभी भी ऐसा ना करने देता। मेरा बेटा सारा दिन काम से बाहर रहता है और पता नहीं कब मेरी बहू ने बिना कुछ भी मेरे बेटे से पूछे सब जा करके कर लिया, और जब कुछ होने वाला होता और हमें पता होता तब हम उसे रोक सकते थे, लेकिन जो हो चुका होता है उसे तो स्वयं वक्त भी नहीं बदल सकता है, तो फिर मेरा बेटा भी क्या चीज है। और फिर धीरे धीरे मेरी बहू ने उसे भी अपने सोच में ढाल लिया और वो भी इस बात से सहमत हो गया। और अब बची मैं, जिसका भगवान के सिवा और अब कोई सहारा नहीं है। उस भाड़े की औरत की बातें सुन करके निर्मला जी का मन एकदम से बैठ गया। वो उस औरत में खुद की छवि देखने लगी। उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला। रंभा का काम पूरा हो जाने के तुरंत बाद ही रंभा पानी लेकर के भाग करके उस भाड़े की औरत के पास गई और उसे पानी पिलाते पिलाते वहां से जाने का इशारा कर दिया। और उस औरत ने निर्मला जी का हाथ पकड़ करके जाते जाते कहा कि बहन, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। निर्मला जी ने हाँ में सिर हिलाया। उस भाड़े की औरत ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी बहू हो जो पढ़ी लिखी और उसकी पहली औलाद बेटी हो तो तुम मेरी तरह सही वक्त का इंतजार मत करना, बल्कि वक्त रहते ही अपना फैसला ले लेना, वरना कुछ दिनों बाद तुम भी मेरी तरह खुद को कोसती फिरोगी। और फिर वो औरत वहां से चली गई। रंभा ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। खेल तो सारा रंभा का ही रचा हुआ था, फिर भी वो अनजान बन करके अपनी सास से पूछने लगी कि माँ जी, ये औरत क्या कह रही थी आपसे? पहली औलाद बेटी, दूसरा बच्चा, पढ़ी लिखी बहू। हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू तो सिर्फ सुनैना ही है अभी, और उसकी पहली औलाद भी बेटी है और दूसरा बच्चा तो पता नहीं कब होगा। और तभी निर्मला जी रंभा की बात को बीच में ही काटते हुए बोली कि होगा, बल्कि अब बहुत जल्द होगा सुनैना का दूसरा बच्चा। रंभा चाहती तो थी अपनी सास से सब कुछ सुनना, पर उसे तो सब पहले से ही पता था और अब तो होने भी वही जा रहा था जो रंभा चाहती थी।
सुनैना की सास निर्मला जी बहुत गुस्से में घर की तरफ जा रही थी। उनके गुस्से और चिंता से भरे चेहरे को देख करके रंभा अच्छे से समझ गई थी कि उसकी सास पर उस भाड़े की औरत की बातों का अब असर होने लगा है, मतलब कि उसका प्लान काम कर रहा है। रंभा ने सोचा कि अभी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त है, तो क्यों ना थोड़ा सा आग में पेट्रोल का काम किया जाए, क्योंकि घी का काम तो वो भाड़े की औरत कर ही चुकी है, इसलिए आग को थोड़ा और तेज किया जाए। इसलिए रंभा ने बहुत ही परेशान हो करके कहा कि माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं क्या वैसा होगा। निर्मला जी ने कहा कि मतलब तुम कहना क्या चाहती हो रंभा। रंभा ने नाटक करते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि आप अभी खुद कह रही थी कि सुनैना की बेटी को अभी साल भर नहीं हुए हैं और फिर दूसरा बच्चा, कहीं सुनैना भी इसी वजह से दूसरे बच्चे के लिए मना ना कर दे। निर्मला जी रंभा की इस बात पर मुस्कुरा दी। अपनी सास को अपने इस सवाल पर मुस्कुराता देख करके रंभा हैरान हो गई कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। तभी रंभा ने कहा कि बुरा ना मानो तो माँ जी, क्या मैं आपसे इस हंसी के पीछे की वजह बता सकती हूँ। तभी निर्मला ने कहा कि मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मुझे अपने कुल के वारिस के लिए सुनैना की मर्जी को जानने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो ये बात अपने बेटे संतोष से कहूंगी और संतोष के आगे सुनैना की जुबान नहीं खुलती। तभी रंभा ने कहा कि पर माँ जी, आजकल जैसे सुनैना बर्ताव करती है हम सब के साथ, उसे देख करके लगता नहीं है कि वो संतोष भैया की भी बात मानेगी। तब निर्मला जी ने कहा कि जब सुनैना का पहला बच्चा मेरे कहने से हुआ है तो दूसरा भी मेरे ही कहने से होगा, और अगर फिर भी सुनैना ने मेरी बात को मानने से इनकार किया तो तब तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, जब बात तलाक तक पहुंच जाएगी। और ये सुन करके रंभा को बहुत सुकून मिला और दोनों जल्द ही अपने घर भी पहुंच गई। निर्मला जी आज बड़ी बेसब्री से अपने बेटे संतोष का इंतजार कर रही थी और रंभा बड़ी बेसब्री से सुनैना के रोने का। निर्मला जी ने एक बार भी सुनैना से दूसरे बच्चे की बात नहीं कही, क्योंकि वो सुनैना को कुछ मानती ही नहीं थी। उनके लिए उनका बेटा ही इस अकेले रिश्ते का मालिक था, जबकि वो खुद अपने पति को अपने इशारों पर नचाती थी। पर कहते हैं ना कि जब कोई काम हमारी बहू करे तो वो हमारे बेटे पर जादू टोना करती है, जबकि हम खुद किसी माँ के बेटे के साथ उनसे अलग रह करके अपनी गृहस्थी बना लेते हैं। मतलब कि जब कोई काम बहू करे तो वो पाप है और वही काम अगर सास करे तो पुण्य है। यही हाल हमारी सुनैना की सास का भी था। अपने पति को तो अपने सास के पास भी ना जाने दें और संतोष को अपनी बहू के पास। वाह रे सास होने के नियम। खैर रात का वक्त हो चला था और अब संतोष भी घर आ चुका था और फ्रेश होकर के वो भी खाना खाने के लिए बैठ चुका था। थोड़ी देर में सबने खाना भी खा लिया और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। आज सनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सुनैना भी जल्दी ही काम खत्म करके अपने रूम में चली गई। पर निर्मला जी ने संतोष को अपने पास ही रोक लिया और सबके जाने के बाद उन्होंने संतोष से अकेले में कहा कि संतोष देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। और बेटा देख, वक्त का आजकल कोई भरोसा नहीं है, इसलिए। तभी संतोष ने अपनी माँ से कहा कि क्या बात है माँ, साफ साफ कहो जो भी कहना है। तब निर्मला जी ने कहा कि देख बेटा, मैं मानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो अभी बहुत जल्दी है, पर अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और सुनैना जल्द ही दूसरे बच्चे की तैयारी करो, क्योंकि बेटा लड़कियों तो पराई होती हैं, उनसे घर में तो रौनक आती है, पर वंश तो लड़कों से ही चलता है। इसलिए अब तुम दोनों भी जल्दी ही दूसरे बच्चे खुश खबरी सुनाओ मुझे। संतोष को भी सनाया के होने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो अपने लिए एक बेटा चाहता था, इसलिए उसे भी अपनी माँ की बात ठीक लगी और उसने भी अब अपने दूसरे बच्चे के लिए सहमति दे दी। पर दूसरे बच्चे के लिए जितनी संतोष की सहमति जरूरी थी उतनी ही सुनैना की सहमति भी जरूरी थी। पर ना तो संतोष ने और ना ही निर्मला जी ने इस फैसले में सुनैना की सहमति तो दूर, उसकी मर्जी तक जानना जरूरी नहीं समझा।
संतोष ने अपनी माँ को अपनी सहमति व्यक्त की और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। पर्दे के पीछे खड़ी रंभा उन दोनों की ही बात को सुन सुन करके मजा लेती रही। संतोष जैसे ही अपने रूम में गया तो उसने देखा कि सुनैना सनाया को सुलाने का प्रयास कर रही थी। तभी संतोष सुनैना के पास गया और उसने सुनैना से कहा कि तुम्हारा मन अगर इस खिलौने से भर गया हो तो हम अपने दूसरे खिलौने के बारे में सोचें, जिससे कुछ पल बैठ करके मैं भी खेल सकूं। सुनैना ये तो समझ गई थी कि संतोष दूसरा बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है, पर वो बच्चों को खिलौना बोल रहा है। इस बात से सुनैना को बहुत गुस्सा आया और उसने पलट करके संतोष को जवाब दिया कि क्यों, जब आपके माँ बाप का मन आपको खेलने से भर गया था तब आपके माँ बाप ने संजू को पैदा करने के बारे में सोचा था। और इतना सुन करके आज संतोष का हाथ सुनैना पर उड़ गया और सुनैना बेड से थोड़ा दूर जा गिरी थी। सुनैना ने सनाया को गोद में लिया हुआ था, पर उसने सनाया को गिरने से बचा लिया था, पर थप्पड़ की आवाज से सनाया की नींद टूट गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी, जिस पर संतोष का गुस्सा और बढ़ने लगा। संतोष का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था और सुनैना भी थप्पड़ खा करके थोड़ा संतोष से डर गई थी, तो उसने जल्द ही सुनैना को चुप कराया कि कहीं संतोष सनाया को भी अपने गुस्से का शिकार ना बना ले, क्योंकि उसने तो कभी भी सनाया को अपनी औलाद माना ही नहीं। संतोष दूर खड़ा सनाया के चुप होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही सनाया दोबारा से सो गई तो संतोष ने सुनैना का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। ये देख करके सुनैना ने संतोष को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक मर्द के अहम के आगे नाकाम रही और संतोष ने अपनी मनमानी कर ली। शायद वो सुनैना को ये करके कुछ बताना चाहता था कि वो जो भी सुनैना से चाहता है उसके लिए उसे सुनैना की सहमति की जरूरत नहीं है। उसने जैसे ही अपनी मनमानी कर ली तो वो सुनैना से दूर जाकर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि जैसे मुझे तेरे साथ संबंध बनाने से कोई तो क्या तू खुद नहीं रोक पाई, वैसे ही मुझे तेरे साथ दूसरा बच्चा पैदा करने से भी तू नहीं रोक पाएगी। और ये पति पत्नी का मामला है, इसमें कोई चाहे भी तो नहीं बोल सकता। और तू मेरी पत्नी है, मैं जो कहूँ तुझे मानना ही होगा, चाहे तेरा मन हो या ना हो। और जो तेरे साथ आज हुआ है वो तब तक तेरे साथ होगा जब तक कि मुझे एक वारिस नहीं दे देती। और फिर संतोष बेड के दूसरे किनारे पर जा कर के सो गया। संतोष के ऐसे बर्ताव से सुनैना के अंदर जितना भी आत्मविश्वास और हिम्मत थी सब कुछ बिखर करके रह गया, क्योंकि आज सुनैना ने वो दर्द सहा था जिसे वो कभी भी नहीं सोच सकती थी। लोग अपने पति में अपना रक्षक ढूंढते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हर छोटी बड़ी लड़की को नोच खाना चाहती है। इसलिए लड़कियों के साथ कभी पिता तो कभी भाई तो कभी उसका हमसफर उसका पति होता है, पर जब उसका पति ही ओ बाहरी दरिंदा निकले तो औरत का सिर्फ स्वाभिमान ही नहीं बल्कि खुद औरत भी टूट करके बिखर जाती है, जो इस वक्त सुनैना हो चुकी थी। क्या अब सुनैना को अपने लिए सही कदम उठा लेना चाहिए था? क्या उसे अब अपनी आंखों से पवित्रता धर्म की पट्टी खोल लेनी चाहिए थी? क्या अब उसे अपने पति के अनचाहे प्रेम को त्याग कर देना चाहिए था? अगली सुबह रोज की ही तरह सुनैना वक्त से पहले उठ करके नहा धो करके अपने दर्द को अपने कमरे के अंदर छोड़ करके बाहर एक मुस्कुराता चेहरा लेकर के काम के लिए चली गई। सब नाश्ता कर रहे थे, साथ ही संजू भी बैठा हुआ था, पर आज सुनैना संजू से अपनी नजरें चुरा रही थी और ये बात संजू को समझते देर ना लगी कि कोई तो बात है जो सुनैना उससे छिपाने की कोशिश कर रही है। सुनैना संजू को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर संजू को इस बात का पता चला कि संतोष ने कल रात सुनैना के साथ क्या किया है तो संजू कहीं अपने बड़े भाई संतोष की जान ही ना ले ले। इसलिए वो अपना चेहरा संजू से छिपाते फिर रही थी, क्योंकि कल रात जो थप्पड़ संतोष ने सुनैना के चेहरे पे मारा था उसके निशान अभी तक सुनैना के चेहरे पर थे, जो सिर्फ रंभा को ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये पूरी आग रंभा की ही लगाई हुई थी। संजू सुनैना के इस बर्ताव से अब परेशान हो गया था और वो अब सुनैना से बात करने का मौका देखने लगा।
जो उसे सबके अपने काम पर चले जाने से मिल गया। सुनैना सनाया को लेकर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी पीछे से संजू आया और वो सुनैना के सामने आकर के बैठ गया। सुनैना एकदम से संजू को अपने सामने देख करके डर गई और वो संजू से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करने लगी। संजू भी अब समझ गया था कि कोई बात तो पक्का है जो सुनैना उससे छिपा रही है, और सुनैना इतनी आसानी से वो बात संजू को बतलाएगी भी नहीं। इसलिए संजू ने अचानक ही सुनैना के पीछे देख करके कहा कि अरे संतोष भाई, आप यहाँ। और तभी घबरा करके सुनैना का आंचल उसके हाथ से छूट गया और संजू ने सुनैना का चेहरा अपनी तरफ करके उस निशान को देख लिया जिसे वो संजू से छिपाने की कोशिश कर रही थी। निशान देख करके संजू का जो दिमाग खराब हुआ, वो पास रखे गमले को इतनी जोर से लात मारा कि मिट्टी से भरा गमला दूर जा करके टूट गया। और ये देख करके सुनैना बहुत घबरा गई। संजू ने सुनैना से बहुत गुस्से में पूछा कि ये किसने किया है नैना, नाम बताओ उसका। अगर ये हरकत मेरी माँ ने भी की होगी तो आज ये संजू उसे भी नहीं छोड़ेगा। नैना, नाम बोलो, किसने किया है ये। सुनैना जो नहीं चाहती थी वही हुआ। संजू गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा था और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने संतोष का नाम लिया तो आज संजू अपने भाई का भी खून कर देगा। इसलिए सुनैना संजू को शांत कराने की कोशिश करने लगी। सुनैना की जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई संजू के गुस्से को ठंडा करने के बाद, तब सुनैना के पास एक ही रास्ता बचा और उसने संजू को अपनी कसम दे करके चुप करा दिया। जिस पर संजू तो चुप होकर के बैठ गया, पर अब उसकी आंखों से एक छोटे बच्चे की तरह आंसू लगातार गिरने लगे। ये देख करके सुनैना की भी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अपने हाथों से संजू के आंसू पोंछे। संजू सुनैना की कसम देने की वजह से थोड़ा सा सुनैना से नाराज था, इसलिए वो सुनैना को खुद को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। पर सुनैना बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसे संजू को कैसे मनाना है। और फिर सुनैना अपने घुटनों पर बैठ करके अपने दोनों हाथ से अपने कानों को पकड़ करके संजू से माफ़ी मांगने लगी। और सुनैना से पागलों की तरह प्यार करने वाला संजू तुरंत ही मान गया और उसने सुनैना को उठा करके अपने बगल में बैठा लिया। फिर संजू जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तब सुनैना ने कल रात की पूरी बात संजू को बताई, जिससे संजू को अपने भाई पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो सुनैना की कसम की वजह से चुप रहा। पर उसने सुनैना से पूछा कि तो तुम अब क्या करोगी। तब सुनैना ने कहा कि वही जो मेरे पति संतोष चाहते हैं मुझसे। ये सुन करके अब संजू से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुनैना पर चिल्ला उठा कि तुम पागल हो गई हो क्या। मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुमसे ये उम्मीद कर रहा था कि तुम अभी इसी वक्त मुझे पुलिस थाने चलने के लिए कहोगी और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगी। पर तुम तो पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रही हो नैना। ये तुम सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि अपनी मासूम बच्ची सनाया के साथ भी गलत कर रही हो, क्योंकि आज अगर तुमने इस दरिंदे को नहीं रोका तो यही दरिंदा कल को तुम्हारी लड़की के सामने तुम्हें नंगा कर देगा। तब भी तुम क्या इस इंसान को माफ कर दोगी। मुझे पता है नैना कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, पर प्यार में कुर्बानी देना अलग बात होता है और अत्याचार सहना अलग बात होता है। तभी सुनैना ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बच्ची सानिया के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि कल संतोष ने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैं सीधी तरह से उनकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मुझे तलाक दे देंगे। फिर मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा संजू। मैं अपने साथ तो जो भी होगा बर्दाश्त कर लूँगी, पर मेरी बच्ची का जीवन तो बिना बाप के बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं अपनी फूल सी बच्ची पर सौतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। और वैसे भी संतोष क्या गलत कह रहे हैं, वो मुझसे एक बच्चा ही तो चाहते हैं। जैसे मेरे पास सनाया है मेरे दुख सुख के लिए, वैसे ही अगर मैंने उनको एक लड़का दे दिया तो भी उसके साथ खुश रहा करेंगे। और हो सकता है कि लड़का हो जाने के बाद संतोष के दिल में मेरे लिए कोई जगह भी बन जाए। तभी संजू ने कहा कि अगर लड़का मिल जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे संतोष ने तलाक दे दिया तो। सुनैना ने हैरान होकर के कहा कि अरे जब मैं उन्हें लड़का दे दूंगी तब वो मुझे तलाक क्यों देंगे। तब संजू ने कहा कि जब तक किसी से किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती
तब तक वो उसके साथ रहता है, और एक बार अगर किसी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो फिर लोग उसे अपनी ज़िंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। सुनैना के पास संजू की इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुप हो करके अपनी निगाहें नीची कर ली। फिर संजू ने सुनैना से कहा कि तुम प्यार में कैसे इतनी अंधी हो सकती हो नैना, कि सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल गई हो पूरी तरह से। और कल को तुम जब संतोष भाई को एक बेटा नहीं दे पाई तब कभी सोचा है तब क्या होगा तुम्हारे साथ? संजू ने सुनैना से ये सब कहा कि तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में संतोष के बाद जो भी इंसान आएगा वो संतोष जैसा ही होगा। वो संतोष से अच्छा भी तो हो सकता है, जो तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे। और फिर कभी कभी सौतेला बाप भी सगे बाप से अच्छा निकल जाता है। और वैसे भी सनाया तो संतोष की सगी बेटी है, या फिर वो सनाया का सगा बाप है, और सनाया के पैदा होने से लेकर के आज तक उसने कौन सा फर्ज अपना निभा दिया है। और चलो, अगर तुम्हें दूसरे रिश्ते में नहीं बंधना है तो कोई बात नहीं। तुमने ही मुझे बताया था कि तुम शादी के पहले नौकरी करती थी, वो भी बैंक मैनेजर के पद में, तो फिर तुम संतोष से अलग हो करके भी तो दोबारा से नौकरी कर सकती हो। सुनैना ने कहा कि मुझे नहीं पता संजू की आगे मेरे साथ क्या होगा, पर मैं अभी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती। और बात रही कि मैं सही और गलत के बीच के फर्क को जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं संतोष से बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात तुमसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं भी तो एक शादीशुदा हूँ, और मैं तुम्हारे सगे भाई की पत्नी हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। इन सब के बावजूद भी तो तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, जबकि तुम भी जानते हो कि भाभी माँ समान होती है। उसके बाद भी तुम अपनी भाभी से प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे गलत कह सकते हो? जब किसी को किसी से पागलों की तरह प्यार हो जाता है ना, तो उस सच को सामना देखते हुए भी उस इंसान के लिए सच से मुंह मोड़ लेता है। और मैं भी अभी उसी रास्ते में हूँ जहाँ मुझे सच पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं करना चाहती। और बात रही नौकरी करने की, तो मैं नौकरी करके सनाया को शायद एक अच्छी जिंदगी तो दे सकती हूँ, पर उसकी जिंदगी में उसके बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकती। और संतोष अपना फर्ज और सनाया के हक का प्यार उसे नहीं करता। इसमें मेरी बच्ची सनाया की क्या गलती है? वो तो अपने पापा को अपने हिस्से का प्यार करेगी, और मैं अपनी बेटी से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकती। सुनैना की बात सुन करके संजू समझ गया था कि सुनैना को इस वक्त समझाना बिल्कुल पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा, क्योंकि सुनैना अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इसलिए वो जब खुद ठोकर खा करके गिरेगी तभी वो खुद को संभाल सकती है, इसलिए इसे वक्त के हवाले ही कर देना ही बेहतर होगा। और फिर संजू ने भी चुपचाप सुनैना की बात में अपनी झूठी सहमति जता दी। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ से हम खड़े हो करके देखते हैं वहाँ से हमें रास्ते के अंत में खाई दिखाई देती है। जो इंसान इस रास्ते पर चल रहा होता है वो इस खाई को नहीं देख पाता, और हम लाख कोशिश करते हैं उसे समझाने की, उसे रोकने की, उसे सच दिखाने की, पर वो हमारी किसी भी बात को नहीं सुनता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कभी कभी अपना प्रयास करना छोड़ देना चाहिए और वक्त के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि जब वक्त किसी को समझाता है ना, तब कोई चाह करके भी उस रास्ते में जाने से डरता है, क्योंकि कभी कभी खुद गिर करके चोटें खाने का दर्द इंसान को सही और गलत रास्ते की पहचान करा देता है। संजू को सुनैना का ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, पर वो जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो सुनैना की मानसिकता को नहीं बदल सकता। अगर कोई इस मानसिकता को बदल सकता था वो खुद सुनैना ही थी, और इसलिए संजू ने भी सुनैना के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है कि उसके कहने में एक बार सुनैना अपना फैसला बदल दे, पर वो दिल से कभी भी संतोष को नहीं निकाल पाएगी। इसलिए जब तक खुद सुनैना संतोष से अलग होने का फैसला नहीं ले लेती तब तक मेरा चुप रहना ही सही होगा। फिर सुनैना ने संतोष और अपनी सास की बात मान ली और दूसरे बच्चे की सहमति भी दे दी। सुनैना के लड़का पैदा करने की चाल जो रंभा ने चली थी
उससे रंभा का क्या फायदा होने वाला था। और सुनैना अगर अपने घर को एक वारिस दे देती है तो इससे सुनैना का क्या ही फायदा था। उसे तो फिर पूरा घर और साथ ही संतोष भी मानने लगता। तो फिर रंभा सुनैना से बदला कैसे लेती। अब रंभा की ये चाल क्या थी ये तो अब रंभा ही जानती थी। धीरे धीरे समय बीता और 2 महीने बाद पता चला कि सुनैना पेट से है। ये खबर सुन करके पूरे घर में रौनक आ गई, साथ ही सुनैना के चेहरे पर भी। पर संजू इस बात से बहुत दुखी था, पर सुनैना की खुशी में भी वो खुश था। संतोष का बर्ताव सुनैना की दूसरी प्रेगनेंसी की खबर सुन करके भी वैसा ही था। उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आए, पर सुनैना को अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद जिस दिन संतोष के हाथों में उनकी जन्मी औलाद एक बेटा के रूप में हो, तब वो मुझे सीने से लगा ले। और इसी ख्वाब में वो अपना बहुत ध्यान रखने लगी। और देखते ही देखते सुनैना को गर्भवती हुए 3 महीने हो चुके थे। और तभी एक दिन निर्मला जी ने सुनैना को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। सुनैना ने अपनी सास से कहा कि उसने अपनी मंथली चेकअप करवा लिया है, पर फिर भी निर्मला जी ने सुनैना की एक ना सुनी और वो सुनैना को लेकर के अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जा करके सुनैना को फिर से चेकअप हुआ और निर्मला जी डॉक्टर से अकेले में बात करने चली गई। सुनैना को बाहर टेबल पर बैठा करके डॉक्टर से बात करने के बाद निर्मला जी का चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने सुनैना से कोई भी बात नहीं की और चुपचाप आकर के ऑटो में बैठ गई। और ये देख करके सुनैना बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे संतोष की माँ इतनी परेशान है। सुनैना ने कई बार निर्मला जी से पूछने का प्रयास किया, पर निर्मला जी मुंह में दही जमा करके बैठी रही। थोड़ी देर में घर आ गया और निर्मला जी ने संतोष को फोन करके तुरंत घर आने को कहा। ये सुन करके सुनैना के साथ साथ पूरा घर भी परेशान हो गया। पर इस बीच घर पर संजू नहीं था। उसे जॉब इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। शायद उसका ना होना ही सुनैना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। संतोष के आने के बाद निर्मला जी अपने बेटे से गले लग करके जोर जोर से रोने लगी। संतोष ने अपनी माँ से बड़ी ही गंभीरता से पूछा कि क्या बात है माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं, सब ठीक ठाक तो है ना। तब निर्मला जी ने सिसकियां भरते हुए कहा कि संतोष इस बार भी इसके पेट में लड़की है, इस घर का कुल नहीं। ये सुन करके तो सुनैना के कदमों से जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि संतोष और उसकी सास एक लड़के के चक्कर में इतना नीचे गिर जाएंगे। सुनैना को तो अपनी सास की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनैना के पेट में क्या है। ये बात सुनैना को नहीं पता, पर सुनैना की सास को ये बात पता है और अब शायद पूरे घर को। संतोष अपनी माँ की बात सुन करके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। निर्मला जी ने अपने बेटे को बड़े अच्छे से जानती थी, इसलिए वो भी बार बार रो रो करके कहने लगी कि अब हम इनका क्या करेंगे। शायद निर्मला जी के मन में कुछ था जिसे वो खुद ना कह करके अपने बेटे से कहलवाना चाहती थी। सुनैना अब बहुत घबरा गई थी कि संतोष अब क्या फैसला लेने वाला है। वो ये तो बहुत अच्छे से जानती थी कि संतोष एक दूसरी बेटी को तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और कहीं। तभी संतोष ने एक लंबी सांस ली और खड़े होकर के कहा कि माँ, कल ही आप डॉक्टर से बात करके अबॉर्शन की डेट फाइनल करिए। और सुनैना की तरफ घूरते हुए कहा, मुझे एक बेटा चाहिए, दूसरा बोझ नहीं। और फिर रंभा साथ ही निर्मला जी मन ही मन मुस्कुरा बैठी। पर दादी और सुनैना की तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। सुनैना भाग करके दादी के पास गई और उनके हाथ जोड़ करके कहने लगी कि दादी, आप संतोष से बात करिए ना, मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, वो मेरा अंश है। अगर बेटी हुई तो क्या हुआ, आखिर उसमें भी तो मेरा ही खून है। 3 महीने से मैंने उसे अपने अंदर संभाल करके रखा हुआ है कि उसे गलती से भी कोई चोट ना लगे। और अब संतोष चाहता है कि मैं उसके ऊपर कैंची चाकू चलवा करके उसकी हत्या कर दूं। नहीं दादी नहीं, मैं माँ हो करके ये नहीं कर सकती अपनी औलाद के साथ। और बच्चे का लिंग पता करना एक जुर्म है और संतोष तो पेशे से एक वकील हैं, फिर भी वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं।
दादी के पास सुनैना के सवालों का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपने सिर नीचे करके बस इतना ही कहा कि अक्सर सही का ज्ञान देने वाले लोग ही असली ज्ञान से कोसों दूर होते हैं मेरी बच्ची। और मेरी बच्ची, जब मैं भरी जवानी में अपनी मदद नहीं कर पाई तो ये कंकाल सा शरीर ले करके तेरी क्या ही मदद कर पाऊंगी। पर तेरी मदद तू खुद कर सकती है अगर तू चाहे तो। और फिर दादी भी वहां से चली गई, पर सुनैना अभी भी वहीं बैठी रोती रही और उसे आज संजू की बड़ी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश आज संजू उसके पास होता तो वो अपनी नैना की कुछ भी करके मदद जरूर करता, पर अब क्या होगा। और यही सोचते सोचते सुनैना पूरी रात भूखी प्यास अपनी पेट में पल रही बच्ची को अपने हाथों में छिपाए हुए अकेली डरी सी बैठी हुई थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।